नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने ज़ीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा और अगर मैं ज़ीरो एफआईआर की बात करूं, तो आखिर इसका फाउंडेशन क्या था, यह आपको जानना अति आवश्यक है। अगर नए मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो इसके तहत ज़ीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को तो ऐड किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है बीएनएसएस से पहले जो आपका प्रोसीजर लॉ था सीआरपीसी, उसमें अगर मैं बात करूं तो सीआरपीसी में कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ज़ीरो एफआईआर को लेकर नहीं था। अब यह स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ज़ीरो एफआईआर को लेकर सेक्शन नहीं था। तो फिर यह ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जिस वक्त सीआरपीसी था, उस वक्त भी यह कॉन्सेप्ट कैसे लागू था? आखिर कैसे जानते थे? और इसे कैसे लागू किया गया था? और ये कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था? कहाँ से इस टर्म जो ज़ीरो एफआईआर है, इसकी शुरुआत हुई थी? कैसे पता चला कि हाँ, यह ज़ीरो एफआईआर भी होना चाहिए? इन शॉर्ट पहले समझिए कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। ज़ीरो एफआईआर का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसे शहर में जाता हूँ जिस शहर के बारे में मुझे नहीं पता है। वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है मुझे नहीं पता है। वहाँ का कोई भी विभाग, सरकारी विभाग या फिर थाना, क्योंकि यहाँ थाने की बात हो रही है, तो थाना मुझे नहीं पता है। मैं शहर के लिए नया हूँ। मैं एज़ अ टूरिस्ट वहाँ घूमने गया हूँ या किसी काम से गया हूँ। मेरे साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है? तो 2G में है। इसको डिफाइन किया गया है। तो मेरे साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस थाने के तहत अब जाके अपने जो मेरे साथ घटना हुआ है, ऑफेंस हुआ है, उसके लिए मैं शिकायत दर्ज कराऊं। किस थाना के क्षेत्राधिकार के तहत जाना है मुझे पता नहीं है। मुझे जो नज़दीकी थाना मिला या जो मुझे समझ में आया उस वक़्त, मैं उस थाने पर गया। तो थाने पर जाने पर मुझे यह कहकर नहीं वापस किया जाएगा कि आपके साथ जो घटना हुआ है, वह हमारे थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह कहकर वापस नहीं किया जाएगा। यही ज़ीरो एफआईआर होता है। अब थोड़ा-सा मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, मेरे घर के पास मान लीजिए कि काज़ी मोहम्मदपुर थाना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा जो एरिया है, उसका जुरिडिक्शन है काज़ी मोहम्मदपुर थाना। एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए। अब मेरे साथ कोई घटना होता है मान लीजिए, ठीक है? तो मैं काज़ी मोहम्मदपुर नहीं जाकर मैं चला जाता हूँ, सदर थाना चला जाता हूँ, है ना? या फिर विश्वविद्यालय थाना चला जाता हूँ। तो वहाँ पर मुझे लौटाया नहीं जाएगा। मेरी जो शिकायत है, मेरे साथ जो संज्ञेय अपराध हुआ है, उसे दर्ज किया जाएगा एज़ अ ज़ीरो एफआईआर, और फिर उस एफआईआर की कॉपी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस थाना क्षेत्र में, जो कि जैसे काज़ी मोहम्मदपुर पड़ता है, तो वहाँ उसकी उस एफआईआर को रजिस्टर करके वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर प्रवृत्ति के मामले में कोई अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने में उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब ये ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? तो निर्भया केस तो आप सभी ने सुना होगा, दिल्ली में जो हुआ था। हर किसी को पता है निर्भया केस। निर्भया केस के बाद क्या हुआ? जस्टिस वर्मा की कमिटी बनती है, ठीक है? और उसके बाद समझिए यही फाउंडेशन था आपका। जो ज़ीरो एफआईआर का फाउंडेशन यही था कि किसी के साथ कोई गंभीर प्रवृत्ति का कोई जघन्य अपराध होता है ना? तो संज्ञेय अपराध के मामले में वह अपनी एफआईआर को किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा, एग्जाम्पल के लिए, या किसी के परिवार का सदस्य, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए जयपुर में रहता है, ठीक है, और वो फैमिली बिहार में रहती है। अब वो बेचारे जा नहीं सकते हैं वहां पर, तो एफआईआर यहाँ भी वो दर्ज करवा सकते हैं, बिहार में भी दर्ज करवा सकते हैं ज़ीरो एफआईआर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, यह देखिए, क्योंकि जो कानून है इस समाज के लिए ही है, इस सिस्टम के लिए ही है, और हम सभी इसी सिस्टम का हिस्सा है। तो इसके पीछे यही मंशा थी। ठीक है? अब जैसा कि मैंने बताया कि इस कानून का फाउंडेशन कैसे पड़ा, तो निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी के बाद यह रिकमेंडेशन में यह चीज़ें सामने आई कि एक ज़ीरो एफआईआर करके एक सुविधा
लोगों के लिए होनी चाहिए, आमजन के लिए, कि उनके साथ भी अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो अपनी एफआईआर को वो किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन। यानी वहाँ क्षेत्राधिकार की बात नहीं हो कि भाई आपका मामला तो इस थाना क्षेत्र के तहत आता है, आपका उस राज्य के तहत आता है मामला, ये सब कुछ नहीं। भाई एफआईआर आप दर्ज कीजिए, उसको ट्रांसफर होगा। आज की डेट में क्या नहीं हो रहा है, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, डिजिटल युग है ना। तो ये इसके पीछे मंशा था। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं था। सिर्फ जो आपका सुप्रीम कोर्ट का, एक तो निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा के कमिटी का रिकमेंडेशन के बाद यह हुआ, अस्तित्व में आया। उसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में यह बात कहा गया कि भाई आपको एफआईआर दर्ज करना है, वहां पर आप एफआईआर दर्ज करते वक्त आप जुडिक्शन की बात नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वहां पर एक मोहर लगती है। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो कानून के बराबर होता है, उसको पालन करना ही करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी सीआरपीसी में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं था। सीआरपीसी वहां पर बिल्कुल ही शून्य था, उसको लेकर जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हवाले से ही सारी प्रक्रिया जो जीरो एफआईआर की होती थी उसे फॉलो किया जाता था, ठीक है। अब यह नया कानून बना हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस कानून के बनने के बाद से क्या हुआ कि बकायदा सीआरपीसी चूंकि हट चुका है, अब अस्तित्व में नहीं है, 1 जुलाई 2024 से आप सभी को पता है कि सीआरपीसी की जगह अब नए कानून ने जगह ले लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कानून लागू हुआ साल 2024 में, लेकिन 2023 इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कानून को जो मंजूरी मिली है वह मिला है 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो यह जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वही मैंने आपके लिए यहां पर तैयार किया है। देखिए, इस चीज को यहां पर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर वाज अ जुडिशियल इनोवेशन। यह जो कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का जो पहली बार आया हमारे बीच में, यह कैसे है? थ्रू जुडिशियल इनोवेशन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया, उसके बाद यह सारी चीजें हम सभी के सामने आती है। निर्भया के मामले में जो जस्टिस वर्मा की कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन से ये चीजें सामने आई। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है, ये जो आपका केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यही केस, इसको याद रखिएगा, ललिता कुमारी का केस, ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू इंश्योर विक्टिम्स वर नॉट टर्न्ड अवे, जो विक्टिम है उनको वापिस न लौटाया जाए। कहां से? थाने से न लौटाया जाए। क्यों न लौटाया जाए? यह कहते हुए कि भाई आपके साथ जो घटना घटी है वो हमारे थाना क्षेत्र के तहत नहीं आता है, यही बात कहा गया। लेकिन यह बात क्या था कि दिस प्रोविजन वाज नॉट रिटन इनटू द सीआरपीसी सेक्शन 154। जो सेक्शन 154 था उसमें क्या था? जो भी संज्ञेय मामले है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको लेकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं थाने में। लेकिन सेक्शन 154 में इसको लेकर कोई प्रावधान था ही नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के हवाले से यह सारी चीजें व्यवस्था चल रही थी। अब क्या हुआ कि भाई जब ये नया कानून आया आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें क्या हुआ? इस चीज को सुधारा गया, ठीक है। द बीएनएसएस रेक्टिफाइज दिस। सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 के तहत क्या हुआ? प्रावधान दिया गया जीरो एफआईआर का, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? बीएनएसएस नाउ गिव्स दिस क्रूशियल जुडिशियल प्रेसिडेंट स्टैट्यूटरी होम। यानी स्टैट्यूटरी होम का मतलब यह हुआ कि इसको लेकर एक प्रावधान जोड़ा गया स्पष्ट सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 के तहत। सीआरपीसी में एफआईआर कहां था? एफआईआर को लेकर प्रावधान सेक्शन 154 में था। बीएनएसएस में कहां है? तो सेक्शन 173 में है। तो सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 के तहत यह प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया, मेकिंग इट अ लीगल मैंडेट फॉर एवरी पुलिस। लीगल मैंडेट, अब आपको करना ही करना है।
हमने कानून में भी बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा ही कहा, अब कानून में भी प्रावधान है सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1, एवरी पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ होता है बच्चों? सेक्शन 2G में, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ होता है? तो सेक्शन 2O में होता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन, रिगार्डलेस, भाई क्षेत्राधिकार की बात नहीं करेंगे कि मैं चला गया सदर थाना, आप कहिएगा कि भाई आप जाइए टाउन थाना का मामला है आपका, आप नहीं कह सकते हैं। आपको एफआईआर दर्ज करवाना ही करवाना है। मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मेरे साथ घटना घटी है, संज्ञेय अपराध हुआ है, मेरी मेरी सूचना को आप दर्ज कीजिए। वही सूचना जो दर्ज की जाती है संज्ञेय मामले में, उसी को कहा जाता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। प्राथमिकी आपको दर्ज करनी ही करनी है आपको एफआईआर, तो यही मंशा है यहाँ पर। तो बड़ा ही स्पष्ट है चीज यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे तो स्पष्ट कर दिया गया कि साहब आप टाल मटोल नहीं कीजिएगा। जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, द केस ऑफ जीरो एफआईआर, सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 BNSS, एफआईआर मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन। BNSS के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 के तहत आपको एफआईआर दर्ज करना ही है, रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन। यहां पर जुडिक्शन कोई मामला ही नहीं है, मामला सिर्फ एक ही है। मामला यह है कि भाई जिस बात को लेकर आप शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं वह संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। क्योंकि भाई जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसको लेकर सेक्शन 174 में प्रावधान दिया गया है, उसको लेकर एफआईआर तो दर्ज नहीं किया जाता है, छोटे मोटे मामले होते हैं, ठीक है। उसको लेकर क्या किया जाता है? एनसीआर दर्ज किया जाता है, जिसको फुल फॉर्म नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। तो ऐसे जब चीज़ों को विजुलाइज करके पढ़िएगा ना, तो दिमाग के सामने सारी इमेज आपकी आएगी। विक्टिम यहाँ पर बैठी हुई है, विक्टिम यहाँ पर बैठी हुई है और वह कह रही है कि सर मेरे साथ हुआ है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पर, ठीक है। एक इमेज मैंने यहाँ पर तैयार किया। इससे क्या होगा ना कि आप कनेक्ट कीजिए कि सर ने पढ़ाया था, एक विक्टिम है, ठीक है, एसएचओ बैठे हैं, महिला पुलिसकर्मी है, सारी बातें हो रही हैं, जो भी उनके साथ घटना हुआ है विक्टिम विक्टिम के द्वारा बताया जा रहा है। तो ऐसे क्या होगा ना कि चीज़ें आपको रिकॉल होगा, आपको याद आएगा कि हाँ हमने इस तरीके से पढ़ा था। अरे अगर आपको सिर्फ इतना ही पता हो ना कि जीरो एफआईआर होता क्या, आप SC वर्मा कमेटी सब ऐड करके, निर्भया केस, ठीक है, सारी चीजों को आप 2012 के बाद कमेटी बनी निर्भया मामले के बाद, इन डिटेल आप इतना कुछ लिख दीजिएगा कि सामने के इंप्रेशन यही होता है। और इंप्रेशन कैसे बनता है? हवा हवाई में इंप्रेशन बनता नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के बाद आप अपना स्किल दिखाइए, ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं आपको जीरो एफआईआर को लेकर है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ वो सारे लेक्चर्स अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन मोड में आपकी कोचिंग चल रही है अभी, ठीक है। आप लॉकुल सर्च कीजिएगा, LAWKUL, लॉकुल के नाम से सर्च कीजिएगा, चैनल का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सारे लेक्चर वहाँ पर रिकॉर्डेड हैं। वहाँ पर मैं आपको सिर्फ लॉ ही नहीं, जीके जीएस भी पढ़ाता हूँ। अभी हिस्ट्री की आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, वहाँ पर आपका MCQ भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नोट्स इसके जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा लॉकुल, वहाँ चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर भी जाइएगा, व्हाट्सअप पे भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चाहिए तो अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ जोड़ना हो आप जोड़ भी सकते हैं, अच्छी बात है। कोई लेटेस्ट जजमेंट आता है उसको आप जोड़ सकते हैं। बहुत जल्द मैं जो आपके अभी इधर जो बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं लैंडमार्क जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर भी मैं लेक्चर्स आपके कवर करूंगा। क्योंकि इधर देखा गया है कि लैंडमार्क जजमेंट्स के अलावा जो रिसेंट जजमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं इधर। तो उसको लेकर भी मैं लेक्चर सीरीज लाऊंगा। क्योंकि सब कुछ करना मुझे ही होता है तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से रिदम मेंटेन कीजिए और सारी चीज़ें बैक टू बैक होंगी। अभी आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी मैंने पूरा ड्राफ्ट कर लिया है, उसकी PPT जनरेट हो जाएगी। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में भी मैं जो मेडाइवल हिस्ट्री है आपका, उसका भी मैंने MCQ तैयार कर लिया है
उसकी ही पीपीटी आपकी तैयार मैं कोशिश करूँगा कि आज दोनों की पीपीटी तैयार हो जाए, ताकि बैक टू बैक आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी लेक्चर, यहाँ आपका एमसीक्यू हो जाए, और उसके साथ-साथ आपका मेडाइवल हिस्ट्री का जो जीके जीएस का पार्ट है, वो भी कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।